Hello, friends. Welcome to our channel Shape My Future. Friends, for more videos, like, share and subscribe our channel. So, friends, आज हमारा टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये जो पर्टिकुलर हमारा एक्ट है, ये एक्ट जो है ना केवल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हमारे जो डे टू डे रूटीन वर्किंग लाइफ है या हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें भी हमें जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। इसलिए ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस एक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल और ऑल द सिटीज़न ऑफ द इंडिया। सो इस एक्ट में बेसिकली जो है बताया गया है कि हमें जो है विभिन्न विभागों से सूचना लेने का अधिकार होता है और ये एक्ट जो है 2005 में पास हुआ है। तो आइए जानते हैं इस एक्ट के बारे में डिटेल में। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज़ गिवन इन 2005 और एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करते हैं ये एनेक्टेड कब हुआ है। 15 जून 2005 को। असेंटेड हुआ था ये 22 जून 2005 को। उसके बाद कमेंस्ड लागू हुआ है ये 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 ये डेट जो है याद रखनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी समटाइम पूछ ली जाती हैं और जो हमारे 1 या 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके एरिया के बारे में हम बात करें तो ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है। जब हमारा जो है आर्टिकल 370 जो है, जो धारा 370 है वो लागू थी, तब तक जो है ये सिर्फ इंडिया में JNK को छोड़ के लागू होता था। लेकिन जब से हमारी 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 रिवोक्ड हो गया है, उसके बाद इट इज़ एप्लीकेबल इन होल इंडिया। उसके बाद बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि ये एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रोवाइड करवाया है। क्यों प्रोवाइड करवाया है? क्योंकि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको जो है ये फ्रीडम देने के लिए दैट उनको जो है सूचना का अधिकार लेने के लिए जो है क्या क्या उनके जो है यहाँ अधिकार बनते हैं सूचना के लिए। जैसे कि this Parliament of India to provide for setting out the practical regime of the right to information for citizen and replaces the previous Freedom ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ठीक है, जो 2002 में हमारे पास इंफॉर्मेशन लेने की स्वतंत्रता का एक्ट था, उसके प्लेस पे जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है। और इसके प्रोविजंस के अंडर कोई भी सिटीज़न जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। पब्लिक अथॉरिटी और बॉडी ऑफ गवर्नमेंट और जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंटली जो स्टेट्स होते हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस एक्ट की बात करें तो दिस एक्ट आल्सो रिक्वायर्ड पब्लिक अथॉरिटी टू कंप्यूटराइज देयर रिकॉर्ड। पब्लिक अथॉरिटी को बोला जाता है उनको अपने जो रिकॉर्ड हैं वो कंप्यूटराइज रखने हैं, प्रोएक्टिव वे में रखने हैं, कैटेगरीज में रखने हैं, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है उसको इजीली जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं। RTI एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन डेमोक्रेटिक राइट टू असेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ये जो हमारे सिटीजन हैं उनको अधिकार देता है सूचना को पाने का उन अथॉरिटी से जो कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं या जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। साथ ही साथ टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। एवरी जो हमारे जितने भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी होती है, उनकी फंक्शनिंग को जो है स्मूदनिंग में लगाने के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि जैसे पब्लिक अथॉरिटी है, अगर उनको ये डर होगा कि उनके बारे में, उनके काम के बारे में जो है पब्लिक कभी भी पूछ सकती है, तो ऑब्वियसली उनकी जो फंक्शनिंग होगी वो प्रॉपरली होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हु इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बोला गया है कि इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो है पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो फ्रेंड्स ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है? तो पब्लिक अथॉरिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक अथॉरिटी या एक ऐसा बॉडी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी हो। ठीक है, या किसी पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर बनी हो, और या तो किसी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बनी हो, या तो किसी नोटिफिकेशन या ऑर्डर
बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर के बेस पे बनी हो। साथ ही साथ जो है इन बॉडीज़ की बात करें तो इन बॉडीज़ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड एनी बॉडी, इसमें कोई भी बॉडी आती है जिसको जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड रहती है। साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आते हैं जो कि इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से जो है कोरिलेटेड रहते हैं। तो उसके बाद बात आती है व्हाट डज इंफॉर्मेशन मीन। यहाँ पे हमने बोला राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। ठीक है, राइट मीन्स अधिकार, किसके लिए, सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। अब फ्रेंड्स ये सूचना क्या है, तो सूचना में वो सारा मटेरियल आता है, ठीक है, जैसे कि रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ओपिनियंस एंड एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर ऑर्डर, लॉग बुक्स, contract, report papers, sample and models, data material held in any electronic form, and information related to any private body which can be assessed by public authority। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद बात करते हैं नीड टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है हमें हेल्प करता है ओपननेस को प्रमोट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। एवरी पब्लिक अथॉरिटी जो है अपना काम सही से करेगा, ओपनली करेगा, जब उसको पता होगा कि मेरे से कभी भी जो है वो हायर अथॉरिटी जो है वो पब्लिक के इंफॉर्मेशन मांगने पे कभी भी रिकॉर्ड मांग सकती है। साथ ही साथ करप्शन को कम करता है, क्योंकि करप्शन किसके साथ होता है, पब्लिक के साथ होता है, और पब्लिक के पास जब राइट है कि वो जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन मांग सकता है, तो फिर उससे करप्शन का जो है एक रिडक्शन हो जाती है। उसके बाद प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीज। ठीक है, ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जितनी भी आर्बिट्रेरीज होती हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरीनेस को। उसके बाद जो हम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्रोवाइडर्स एंड रिसिप्ट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जैसे ये रिसीवर है और ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने वाला पर्सन है, वैसे तो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था, ठीक है, रिसीवर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था लेकिन प्रोवाइडर देना नहीं चाहता था, तो क्या है, जो आरटीआई एक्ट है वो अब इन दोनों को मजबूर कर देता है कि अगर रिसीवर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो प्रोवाइडर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मेक सिटीजन पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है मेक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस और स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद बात करते हैं कवरेज की। तो जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 12 अक्टूबर 2005 को जो है वो इफ़ेक्ट में आ गया था। साथ ही साथ ये किसको कवर करता है, ये ऑल सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को, ऑल बॉडीज़ जो कि ओन्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं और सब्सटेंसली जो है फाइनेंस्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 2H में। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंडर सेक्शन 2E में आते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है इनको फंड दिया होता है गवर्नमेंट ने, जैसे कि सब्सिडी वाले जितने भी बिजनेस हैं। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असेस्ड बाय अंडर एनी लॉ और टाइम बीइंग फोर्स। सेक्शन 2F, सेक्शन 2F के अंडर किसी लॉ के अंडर कोई अगर इंस्टीट्यूशनल बॉडी बनी है, जुडिशियल बॉडी बनी है, तो वो भी इसके क्राइटेरिया में आती है। एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या है, आरटीआई एक्ट में बोल दिया गया है कि उनसे जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो कुछ केसेस में एग्जम्पशंस हैं। वो एग्जम्प्टेड एरिया कौन से हैं, ये हमारे जब अगर वो इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हों, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हों, या प्रिवेंटेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने मना किया हो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े हों, उसके बाद फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से जुड़े हों, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन जो हमने रिसीव हुई है तो उससे जुड़े हों, लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, उससे जुड़े हों, तो उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ना हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इशू अंडर इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीआईडी की इन्फॉर्मेशन में कोई केस चला है तो जब तक सॉल्व नहीं होता उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। साथ ही साथ जो कैबिनेट के पेपर होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। और इन्वेंशन इन प्राइवेसी, प्राइवेसी में कोई जो है इन्वेंशन चला है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप जो है आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है।
तो सबसे पहले जो है हमें रिटन में अप्लाई करना होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है अप्लाई करना होता है। हम अप्लाई कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में। हम एप्लीकेशन भेजते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, PIO। समटाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसके बाद जो है हम स्पेसिफाई जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती हैं उसमें जो है हम रीज़न बताते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं, और उसके बाद जो है हम फ़ी भी साथ में प्रिस्क्राइब जो फीस होती है वो पे करते हैं। बात करते हैं RTI एक्ट 2005 की प्रोसेस की डिटेल में। तो इसमें क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सिटीज़न है, ये इन्फॉर्मेशन जो है के लिए रिक्वेस्ट भेजता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली नहीं होगी, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया, मैं आपको स्लाइड फिर से दिखा देती हूँ, ये कुछ एग्जाम्प्टेड एरिया हैं जिनमें जे इन एरिया के अंडर जो है अगर कोई सिटीज़न इन्फॉर्मेशन मांगता है तो ये अगर इसके अंडर आती होगी इन्फॉर्मेशन तो फिर हम इन्फॉर्मेशन उनको नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो ऐसे केस में जो है PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो सिटीज़न को रिफ्यूज़ल भेज देता है। अगर रिफ्यूज़ल वाले एरिया में नहीं आते हैं तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सिटीज़न को प्रोवाइड करवा देता है और उसकी कॉस्ट जो है उससे ले लेता है। सेकेंड केस में हम बात करते हैं जैसे कि जो हमारी RTI एक्ट है, अगर वो अपील के थ्रू जाती है, जैसे कि ये सिटीज़न है, सिटीज़न ने फर्स्ट अपील की, ठीक है, फर्स्ट अपील उन्होंने की है। तो इसमें क्या है कि इसमें फिर जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जो है वो अपील भेजी है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जैसे हम बोलेंगे कि हिमाचल की मैं बात करूँ तो शिमला में इसका ऑफिस है, शिमला में जो है वो PIO ने जो है वो मैसेज भेज दिया कि इन्फॉर्मेशन चाहिए हमीरपुर के किसी डिपार्टमेंट की। तो ये शिमला वाला जो बोर्ड है वो क्या करेगा, अपनी जो इनकी ब्रांच है या इनका जो सब ब्रांच होती है उसको जो है फर्दर जो है ऑर्डर देता है, ठीक है, कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। इन्फॉर्मेशन फिर हमारे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को जाती है, और उसके बाद जो है ये किसी अदर सिटीज़न से इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए बोला, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है ये PIO के पास आती है और फिर वापस जो है उस सिटीज़न के पास जाती है जिससे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड अपील की। अगर हमने सेकंड अपील की है तो इसमें ये सिटीज़न है, सिटीज़न ने जो है सेकंड अपील कर दी, सेकंड अपील का ऑर्डर सिटीज़न को जाता है। सिटीज़न जो है अगर फिर उसको सही नहीं लगती है इन्फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट अपील की थी उसमें जो उसको इन्फॉर्मेशन आई उसको सही नहीं लगी तो उसने सेकंड अपील कर दी। सेकंड अपील के बाद जो है अगर उसको सही नहीं लगा तो वो क्या करता है, सिटीज़न कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में रिट कर देता है। तो रिट के बाद जो है अगर कोर्ट का डिसीजन आता है कि इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है तो उसको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, अदरवाइज़ उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं फ़ीस एंड चार्जेस की। फ़ीस एंड चार्जेस की बात अगर हम करें तो जो भी जितने भी हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो अकर करता है और इंटीमेट करता है उसके बारे में रिटर्न में। उसके बाद एप्लीकेंट कैन सीक रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑन फीस चार्ज्ड बाय PIO बाय अपीलिंग टू द एप्रोप्रिएट एपिलेट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो उसको AA या डबल A करके भी शो किया जाता है। उसके बाद जो है एप्लीकेंट जो PIO का डिसीज़न आया है उसको रिव्यू कर सकता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं दे आर एप्रोप्रिएट और नॉट। अगर उनको वो सही नहीं लगते हैं तो उसके लिए वो अपील भी कर सकते हैं हायर अथॉरिटी के पास जाके। उसके बाद है नो फीस फ्रॉम पीपल लिविंग बिलो पावर्टी लाइन। BPL में जो लोग आते हैं, ठीक है, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। और फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ द PIO फेल्स टू कंप्लाई विद इन द टाइम। अगर जैसे कि हमारे पास टाइमिंग की आगे हम बात करेंगे कि जब कोई एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करता है तो कितने टाइम के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जानी चाहिए। अगर उतने टाइम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है तो उस कैंडिडेट को जो है वो फिर इन्फॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके बाद टाइम की बात करते हैं। तो टाइमिंग की अगर हम बात करें so time limits to get information 30 days if the application is filled with PIO। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सीधे जो है वो अप्लाई किया गया है इंफॉर्मेशन के लिए तो 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन भेज दी जानी चाहिए। उसके बाद 35 डेज़ हैं अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए जो अपील की गई है वो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास की है। तो देखो जो असिस्टेंट है उसके पास से वो इन्फॉर्मेशन PIO के पास जाएगी तो इट विल टेक टाइम। सो इसलिए इधर जो है वो 35 डेज़ जो है लिमिट कर दी गई है। उसके बाद है 48 आवर्स इन केस ऑफ मैटर टू विच द इंफॉर्मेशन
pertains अफेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैटर ऐसा है जिससे किसी पर्सन की लाइफ या उसकी जो व्यक्तिगत हित होते हैं या व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो अफेक्ट होने वाली है, तो 48 आवर्स मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का एक दिन हुआ तो 2 दिन के अंदर, ठीक है, 24 24 48, तो 2 दिन के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स, और आप इसको 2 डेज भी बोल सकते हैं, इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जानी चाहिए। आगे बात करते हैं अपील की। अपील की अगर मैं बात करें तो फर्स्ट अपील विद सीनियर इन द डिपार्टमेंट, ठीक है, सीधा आप कोर्ट नहीं जा सकते, सीनियर के पास फर्स्ट अपील करेंगे, और सेकंड अपील जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास की जाती है। अभी मैंने पीछे आपसे डिस्कस भी किया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ। जैसे कि प्रोसेस चलती है सिंपल, जब हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाते हैं डायरेक्ट, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम जो है उसके पास रिक्वेस्ट डालते हैं, उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें देने वाली होती है, उस क्राइटेरिया में आती है तो वो प्रोवाइड करवा देता है, नहीं आती तो उसको फिर रिजेक्ट कर देता है। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, अगर उस इन्फॉर्मेशन से हम सेटिस्फाई हैं तब तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसकी फ़र्स्ट अपील कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपील जो है, जैसे हम जो हायर अथॉरिटी होती है, ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, स्टेट कमिश्नर होते हैं, उनके पास करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है इस अपील में डिसीजन आ सकता है सिटीज़न के रिगार्डिंग कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ कंसर्न करके कि उसको इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद ये इस अपील में अगर डिसीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं लगती है, तो हम सेकंड अपील कर सकते हैं। सेकंड अपील की हम बात करें तो इसमें जो हमारी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होती है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, और जो हमारा अपीलेट अथॉरिटी है पिछले वाली फर्स्ट अपील की, ठीक है, एंड ए ऑफ फर्स्ट अपील, तो उससे बात करके जो है फिर सिटीज़न को इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है, उसके लिए ऑर्डर दे सकती है। अगर सिटीज़न को जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फर्दर वो रिट कर सकता है हाई कोर्ट में कि मेरे को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। उसके बाद जो है ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपील के बाद हम बात करते हैं द RTI एक्ट 2005 मशीनरी एंड हैराइटिस, ठीक है। RTI एक्ट में जैसे कि इंफॉर्मेशन के लिए जो है जैसे हम सीख करते हैं तो उसके लिए कुछ जो है हम यहाँ पे मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये जो है एक हायरार्की को जो है शो करते हैं। तो सबसे पहले आता है APIO। APIO मीन्स असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद आता है PIO। PIO मीन्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये हमारे APIO से जो है वो ऊपर होता है। और उसके बाद हमारा अपीलेट अथॉरिटी आती है, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी के बाद जो है हमारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर आता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आता है। उसके बाद जो है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर आता है, और उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आता है। सो एक जो है हायरार्की में जो है ये शो किए हुए हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास RTI एक्ट 2005 कॉस्ट की हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि देखिए A4 साइज़ पे, ठीक है, और A3 पेपर पे जो है ₹2 फॉर ईच पेज प्लस पोस्टेज। जैसे कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है A4 पेपर पे आती है, ये A3 साइज़ पेपर पे आती है, तो एक पेज के जो है ₹2 आपसे लिए जाते हैं, और पोस्टेज का खर्चा आपसे लिया जाता है। फिक्स्ड प्राइस मटेरियल, फिक्स्ड प्राइस मटेरियल अगर प्रिंटेड कॉस्ट प्लस पोस्टेज, अगर लिख के इन्फॉर्मेशन नहीं आनी है, प्रिंट आउट आपको मिलेगा, तो प्रिंट आउट का जितना खर्चा आता है प्लस पोस्टेज। उसके बाद जो है डिस्केटे और फ्लॉपी डिस्क में इंफॉर्मेशन आनी है, CD में इंफॉर्मेशन आनी है, तो ₹50 CD के और प्लस पोस्टेज का खर्चा लिया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ पूछताछ करनी पड़ी है, तो पूछताछ करने के लिए कोई पर्सन हायर करना पड़ा, तो उस पर्सन को कितना टाइम लगा है पर आवर के हिसाब से पेमेंट की जाती है। फ्री फॉर फर्स्ट आवर, पहला घंटा फ्री है, और ₹5 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट आवर। इसके बाद जो है हर घंटे के हिसाब से ₹5 जो है वो लगते हैं, और फ्रैक्शन देयर फोर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। थैंक यू।